अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। हम पिछली वीडियोज़ में पास्ट पेपर्स के बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पास्ट पेपर 2019 का सॉल्व किया था। आज हम इंशाल्लाह एचईसी पास्ट पेपर 2018 को देखेंगे। इससे पहले भी हमने एक पास्ट पेपर मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर लिया है। आप उनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे अक्सर दोस्त कह रहे थे कि एचईसी के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं 2015 के बाद उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। उनको मैंने कमेंट्स में भी बताया था कि असल में टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर वो ना होता तो मैं कोशिश करता कि जितने भी पास्ट पेपर्स मैं हल कर सकता था उनको मैं कर लेता। बहरहाल फिर भी मैं अपना 100% दूँगा कि 2 से 3 पास्ट पेपर्स हम सॉल्व कर लें टेस्ट से पहले ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, ठीक है? दूसरी बात ये अक्सर स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछला पास्ट पेपर जिन्होंने पूरा सॉल्व किया था उनको ये लगेगा कि तकरीबन 35 से 40% ये रिपीट हुआ पड़ा है, ठीक है? यही फ़ायदा होता है पास्ट पेपर्स का कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप पेपर को किस तरह सॉल्व करेंगे या फिर एक बेनिफिट ये होता है कि वो क्वेश्चंस रिपीट सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है। आप इसको सही तवज्जो से फुल कंसिडरेशन के साथ आप उसको सॉल्व कर लें और अपना कंसंट्रेशन जमाए रखें, ठीक है? वीडियो लेंथी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि पिछले पास्ट पेपर जो हमने सॉल्व किया था उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। मैंने उनको कमेंट्स में पिन भी किया है। आप वहाँ पर जाके उनको रेक्टिफ़ाई कर दें प्लीज़, ठीक है? और यहाँ पर भी तकरीबन जो 3 क्वेश्चन्स मेरे ख़्याल से उसमें गलत हुए थे। उनमें से 2 रिपीट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? उनका मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूँगा और मैंने कमेंट्स में भी पिन किया है ताकि कल ये ना हो कि ये क्वेश्चन्स रिपीट हो जाए और उनको आप गलत मार्क कर दें, ठीक है? आप प्लीज़ उसको रेक्टिफ़ाई कर दें। तो चलते हैं पास्ट पेपर 2018 की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्री रेडिकल? यही क्वेश्चन बिल्कुल 2019 में रिपीट हुआ पड़ा था। उसमें मैंने इसका आंसर बताया था N2O का कि ये फ्री रेडिकल है, ठीक है? लेकिन याद रखें यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो उनमें से कोई भी फ्री रेडिकल है ही नहीं, ठीक है? लेकिन ये कि ये क्वेश्चन 3 से 4 दफ़ा रिपीट हुआ पड़ा है पास्ट पेपर्स में। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपने फिर इसको सी ऑप्शन इसका करेक्ट करना है, Br2O3, ठीक है? ब्रोमीन डाइब्रोमीन ट्राइऑक्साइड, ठीक है? आप इसको गूगल भी कर सकते हैं या आप उसका डॉट एंड क्रॉस या लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल फ्री रेडिकल है ही नहीं, ठीक है? लेकिन उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं तो आप इसको इसी तरह करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात ये है अल्लाह से दुआ करें कि इस तरह क्वेश्चंस आ ही ना जाएँ। अक्सर ही दफ़ा होता है कि एमडीकेट में भी और एचईसी में इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता और इस तरह अजीब से क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं। तो चलो वो तो लक का है लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है हम उनको कवर कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है बेस सॉल्युबल इन, यहाँ पर मैं एक मिनट स्क्रीन की तरफ जाता हूँ। अ बेस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड, एक इस तरह बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उसका आप देख लें, बेस सॉल्युबल इन वाटर, इस तरह बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम अल्कली कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है? आप ऑप्शंस देख लें, एसिडिक, बेसिक, अल्कलीन, मॉइस्चर दिया गया है तो आप अल्कली को करेक्ट मार्क करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है, साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन स्टैंड्स अंडर द हेडिंग ऑफ। केमिकल कैरेक्टराइजेशन किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है? तो ये आपने पढ़ा होगा केमिकल कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको फिर हम नाम देते हैं, फिर उसका बाकायदा हम यूज़ तय करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। तो इस तरह ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कशन इसकी करते हैं, ठीक है? तो इसको आपने याद रखना है, केमिकल कैरेक्टराइजेशन हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केमिकल फार्मूला फॉर सोडा ऐश इज। इस तरह इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन 2019 में भी रिपीट हुआ है। तो सोडा ऐश हम किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, Na2CO3 को कहते हैं। जनरली ये जो कंपाउंड है हमारे पास इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सोडा ऐश होगा उसको आप Na2CO3 आप इसको करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे, सही है? क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवरल टाइप्स ऑफ फिल्टर मीडिया आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन डिपेंडिंग ऑन। अब ये क्वेश्चन था जिसका मैंने रॉन्ग आंसर दिया था पिछले 2019 के पास्ट पेपर में, ठीक है? वहाँ पर ये लिखा गया कि ऑप्शन में नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ प्रिसिपिटेट एंड लास्ट में नेचर ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है? यानी जो फिल्टर मीडिया होता है वो चीज़ जिससे हम फिल्ट्रेशन करते हैं वो फिल्टर मीडिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ प्रिसिपिटेट का भी लिखा था ऑप्शन लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया था, आप इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर दें। नेचर ऑफ प्रिसिपिटेट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सही है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स नहीं होता, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। आप इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर दें।
क्वेश्चन नंबर 6 है फिल्ट्रेशन बाय अ ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज वेरी डैश टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट, फास्ट एंड लास्ट में एक्यूरेट दिया गया। तो फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर क्या होता है, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस तरह क्वेश्चंस आ ना जाएं, ठीक है ना। ये फिर अजीब से क्वेश्चंस होते हैं जो आप मतलब अगर आपने वो स्टेटमेंट्स पढ़ा ना हो, जब तक उसको आपने आपके जहन में बिल्कुल करेक्ट आता ना हो तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो अक्सर गलत हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। अब ये मुझे तो नहीं याद कि मैंने एफएससी में इस तरह का कोई स्टेटमेंट देखा हो। अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ आप फिर बता दीजिएगा, लेकिन मैंने तो खुद पर्सनली नहीं देखा। बहरहाल इसका आप याद रखें, टाइम कंज्यूमिंग होता है इस तरह का प्रोसेस, ठीक है। फिल्ट्रेशन बाय अ ग्लास फनल। क्वेश्चन नंबर 7 है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज दैट सॉल्यूट शुड बी soluble in a suitable solution at बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि सॉल्यूट किस सॉल्यूशन में, एक सुटेबल सॉल्यूशन में किस टेम्परेचर पे सॉल्युबल होना चाहिए, फ्रीजिंग टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लास्ट में लो टेम्परेचर दिया है। तो याद रखें क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस जो जिस चीज़ की भी हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, जो सॉल्यूट है हमारे पास, वो हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर। क्वेश्चन नंबर 8 है premature crystallization of solution of filter paper or in funnel can be avoided. Option A है filtering hot saturated solution using hot funnel, filtering warm solution, फिर है क्विक फिल्ट्रेशन और लास्ट में दिया है फिल्टरिंग कोल्ड सोल्यूशन। तो इसका भी आप देखें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन एचईसी वालों ने दिया था उसका भी आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस शायद हमने 9th में पढ़े हों, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने इस तरह के स्टेटमेंट्स देखे हों। और बहरहाल ये कि अगर आप प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन यानी टाइम से पहले क्रिस्टलाइजेशन, इसमें काफ़ी फिर इरेगुलरिटीज़ आ जाते हैं, ठीक है। उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हॉट जो सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा आप उसको फिल्टर करेंगे। तो इस तरह से जो फिर ये मिस्टेक्स हो, फिर इस तरह की जो प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन है वो आप अवॉइड कर सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है एसिड प्रेजेंट इन मिल्क। एसिड प्रेजेंट इन मिल्क कौन सा होता है, मिल्क में कौन सा हमारे पास एसिड होता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, ऑर्गेनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एंड लास्ट में ऑक्सैलिक एसिड है। तो मिल्क में हमारे पास लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन याद रखें लैक्टिक एसिड खुद भी एक नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड है। इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है ऑर्गेनिक एसिड, तो बहरहाल हम लैक्टिक एसिड को फिलहाल करेक्ट करेंगे। हालांकि लैक्टिक एसिड खुद भी एक ऑर्गेनिक एसिड ही है, ठीक है, नेचुरल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है सेफ एंड रिलायबल मेथड इज ड्राइंग क्रिस्टल थ्रू। ये भी देखें क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ है 2019 में इस तरह का। मतलब क्रिस्टल्स को हम सेफ और रिलायबल तरीके से किस तरह ड्राई कर सकते हैं, तो इसका वैक्यूम डेसिकेटर ऑप्शन है, ठीक है। हम उसको वैक्यूम डेसिकेटर में हम उसको ड्राई करते हैं क्रिस्टल्स को। क्वेश्चन नंबर 11 है एसिड दैट इज प्रेजेंट इन विनेगर। ये भी बिल्कुल उसी तरह रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो विनेगर में हमारे पास एसिड पड़ा होता है, वो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है मोर अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज वन विद इवन एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक मास एंड लास्ट में इवन एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसी के लिहाज से एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस रिपीट हुआ पड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। तो हमारे पास वो एलिमेंट्स कि उन एलिमेंट्स के अबंडेंट आइसोटोप्स होते हैं जिनका इवन एटॉमिक मास होता है, ठीक है। इसका आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है नेफ्थलीन इज फाउंड इन विच फिजिकल स्टेट। नेफ्थलीन किस फिजिकल स्टेट में हमारे पास पाया जाता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। इसका आप याद रखेंगे सॉलिड। अगर आप मार्केट में जाएं किसी को कहते हैं कि मुझे नेफ्थलीन चाहिए, तो आपको सॉलिड फॉर्म में नेफ्थलीन प्रोवाइड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ वाटर आर। आई एम सॉरी, हमारे पास एक जो H2O मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ओ सेंट्रल एटम है आपके पास, उसके बाद इसके साथ H और H कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए से अटैच हुए होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 10 ग्राम ऑफ वाटर्स है, आप 10 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब वाटर का मोलर मास 18 ग्राम से, तो 10 बाय 18 करेंगे, आपके पास जो आंसर आ जाएगा उसको आप जो एवोगैड्रोस नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक H2O मॉलिक्यूल में आपके पास 2 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। इस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बन जाएगा
7 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर ऑफ 23, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, आप इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेशंस किए थे लेकिन मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में शामिल नहीं किए। बहरहाल आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तरीका मैंने बताया, मोल्स में कन्वर्ट करें, उसको एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई करें, फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप एक H2O की जब बात करते हैं उसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। अ प्योर लिक्विड हैज डैश बॉइलिंग पॉइंट दैट इम्प्योर लिक्विड। ये आप देखें सोल्यूशन से उठाया गया, इसी के कॉन्सेप्ट से बेस्ड 2019 में भी क्वेश्चंस थे। तो एक प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट का पूछ रहा है कि वो इम्प्योर लिक्विड से क्या होता है। तो देखें आप, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, जब आप एक प्योर लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स डालते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाती है, यानी इम्प्योर लिक्विड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, तो प्योर का डेफिनेटली लोअर होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इम्प्योर का ज्यादा होता है। सही है, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइसोटोप्स आर सिस्टर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट। यानी आइसोटोप्स का क्या डिफरेंट होता है, सबको पता है आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, तो एटॉमिक मास आपके पास डेफिनेटली डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। एक इस तरह इंस्ट्रूमेंट जो कि मुख्तलिफ आइसोटोप्स का मास डिटरमिन करता है, उसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 है, मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स डिफरेंट पॉजिटिव आइसोटोपिक आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अब देखें, मास स्पेक्ट्रोमीटर का आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसमें हम पॉजिटिव आइसोटोपिक आयंस को उनके किस चीज़ के बेसिस पर हम डिफरेंट करते हैं। ठीक है ना, उनको हम किस बेसिस के ऊपर उनको हम सेपरेट करते हैं। तो इसका आपने पढ़ा होगा E/m वैल्यू के ऊपर हम इसको सेपरेट करते हैं। इसका जो डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स में हो जाते हैं, आपने उसका डायग्राम देखा होगा, उनका जो सर्कुलर पाथवे उन सब का रेडियस अलग अलग होता है, तो हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड। इस तरह फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट रेशो आपको बताता है, सिंपल है, डेफिनेशन बेस्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है, एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोसिंथेसिस इज विच प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, आपके पास एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी चेंज है, या फिर फ्यूजन रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें आप हीट जो है या सनलाइट हम जिस उसके पास हीट भी होती है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जब एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। उसके बाद है, द स्मोक वेंट डैश इन द केमिस्ट्री लैब। यहाँ पर केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो जाता है, हम आ जाते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री खत्म हो गया, इंग्लिश यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, द स्मोक वेंट डैश इन द केमिस्ट्री लैब। द स्मोक वेंट इन या फिर बाय, अप या ऑन। द स्मोक वेंट अप इन द केमिस्ट्री लैब। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। वाटर इज मेड अप ऑफ टू डैश। वाटर इज मेड अप ऑफ टू एस्पेक्ट्स, सेक्शंस, एलिमेंट्स, नन ऑफ दिस। तो वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एलिमेंट्स। ये इंग्लिश का क्वेश्चन ज्यादा, इंग्लिश का क्वेश्चन कम और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। बहरहाल हम इसको फिलहाल सॉल्व भी कर लेते हैं। तो वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। बात यह है कि वो असल में पूछ रहा है कि सेक्शंस ठीक होगा या एलिमेंट्स। असल में एलिमेंट्स भी हम हिस्से के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सेक्शंस और एस्पेक्ट्स को भी हम इन टर्म्स जब हम हिस्सों की बात करते हैं, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ही हैज डैश हिज माइंड टू जॉइन द आर्मी। ही हैज मेड अप, ही हैज मेकअप, ही हैज मेड विद और ही हैज मेड बाय। तो ही हैज मेड अप हिज माइंड। ठीक है, मेकअप नहीं होता, सही है, याद रखें आप, इसका मेड अप होता है। ही हैज मेड अप हिज माइंड टू जॉइन द आर्मी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द मूवी वॉज नॉट वेरी गुड, आई डैश enjoyed इट मच। द मूवी वॉज नॉट वेरी गुड, मूवी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डू नॉट इंजॉय इट मच, डिड नॉट इंजॉय इट, डज नॉट, एंड लास्ट में एम नॉट है। ठीक है, तो अब देखें, यही आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसका हमने जब डिस्कशन की थी सेंटेंस कंप्लीशन में, आप देखें द मूवी वॉज नॉट गुड, या पास्ट की बात करें तो हम यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें भी पास्ट की डिस्कशन करेंगे। तो आई डिड नॉट इंजॉय इट मच। ठीक है, द मूवी वॉज नॉट वेरी गुड, आई डिड नॉट इंजॉय इट मच। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 25 है द अर्थ डैश अराउंड द सन। द अर्थ हम जब जनरली कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो करेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने चलो ऑप्शंस दिए हैं, ग्रामर के हवाले से हम बात करेंगे, हालांकि ये वर्ड यहाँ पर करेक्ट फिट नहीं होता है। ठीक है, द अर्थ गो अराउंड द सन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अर्थ सिंगुलर है। ठीक है, द अर्थ गोज अराउंड द सन ये एक नेचुरल फिनोमिना है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन गोज होगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो इसका जो मोर करेक्ट ऑप्शन होगा उसका रिवॉल्व्स होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर गोज की बात की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है आई शैल लुक डैश द मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास वर्ब्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आया है, फ्रेजल वर्ब्स जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। आई शैल लुक इनटू द मैटर, आई शुड लुक इन मैटर, अबाउट एंड लास्ट में आफ्टर है, तो आई शैल लुक इनटू द मैटर। ठीक है, क्योंकि लुक इनटू जो होता है एक फ्रेजल वर्ब है, और इस लुक इनटू का मतलब होता है टू फाइंड आउट द कॉज। ठीक है, जब आप किसी चीज़ का जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसको हम लुक इनटू कहते हैं, तो आई शैल लुक इनटू द मैटर। क्वेश्चन नंबर 27 है द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी डैश राइजन टू 20,000। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ या इज़ या आर या हैव, द नंबर ऑफ बुक्स की बात की जा रही है तो हैव लगेगा। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैव राइजन टू 20,000। ठीक है, उसके बाद देख लें सिलेक्ट द सिनोनिम्स, हमने सिमिलर मीनिंग्स ढूंढनी है, सिनोनिम्स के फाइंड करने। अबंडेंस, अबंडेंस प्लेंटी, रेयर, एक्सेप्शनल या नन ऑफ द अबव, तो अबंडेंस ज्यादती को कहते हैं, इसी तरह प्लेंटी भी ज्यादती को कहते हैं जब एक चीज़ कसरत में होती है। तो अबंडेंस का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्लेंटी इसका सिनोनिम है। उसके बाद है प्रूडेंट, इसके ऑप्शंस देख लें, इरेशनल, हैस्टी, फूलिश या वाइज। प्रूडेंट हम अक्लमंद शख्स को कहते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, वाइज। प्रूडेंट मीन्स वाइज। डिमोलिश, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, फॉर्म, बिल्ड या अरेंज, तो देखिए आप कभी कभी एलिमिनेशन के जरिए से भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए आप फॉर्म, बिल्ड और अरेंज ये तीनों सिमिलर मीनिंग्स रखते हैं, तो डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, डिमोलिश खत्म करना, डिस्ट्रॉय तबाह करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब एक बहुत ज़्यादा, जब आप किसी चीज़ को चाह सकते हैं ना, आप कहते हैं आई लाइक इट प्रोफाउंडली। ठीक है, आप मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तो प्रोफाउंडली, प्रोफाउंड के लिए ज़्यादा कसरत, इंटेंसिटी, जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कीन दिया है, लाइट, मॉडरेट एंड नन ऑफ द अबव, तो कीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए लाइट और मॉडरेट ये सिमिलर मीनिंग्स है। ठीक है, तो कीन विल बी द करेक्ट वन। 32 है कर्टेल। कर्टेल का इस देखें अब यही क्वेश्चन रिपीट हुआ पड़ा है। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कि सिनोनिम एंटोनिम्स कुछ रिपीट हो जाए, तो आप देखें कर्टेल क्या दिया हुआ है, कर्टेल कहते हैं ग्रोथ, इंक्रीज, कट डाउन या फिर स्मूथ, तो देखें कर्टेल कम करने को कहते हैं, तो इसका हम कहते हैं कट डाउन। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, या फिर डिक्रीज, कर्टेल मीन डिक्रीज करना, तो कट डाउन की मीनिंग्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पास्ट पेपर्स की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना। देखें आप यहाँ पर आपको क्वेश्चंस रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पास्ट पेपर लास्ट में मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो उनको अंदाजा लग रहा होगा कि यार ये बिल्कुल ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विजिलेंट। विजिलेंट मीन्स अटेंटिव, बोर, केयरलेस या फिर फिक्स्ड। विजिलेंट हम कहते हैं जो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हो। ठीक है, मतलब होशियार रहता है हर मौके के लिए। ठीक है, तो विजिलेंट उसको कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अटेंटिव लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, और ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। एलिमिनेशन के भी जरिए से देखें आप, बोर, केयरलेस, फिक्स तकरीबन सिमिलर मीनिंग्स बनते हैं, तो आप इसको अटेंटिव को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है एल्यूरिंग। इसका देखें, ऑडेसिटी, डिस्टर्बिंग, डेलिजेंट एंड फिर लास्ट में अट्रैक्टिव। एल्यूरिंग इस तरह चीज़ को कहते हैं जो कि इंतहाई कोई खूबसूरत चीज़ होती है, उसको हम एल्यूरिंग कहते हैं। अट्रैक्टिव इसको कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिलकश होती है, जो दिल को छू जाने वाली चीज़ होती है, उसको हम एल्यूरिंग कहते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है सिलेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हमने फाइंड करने हैं। डिस्पर्स, डिस्पर्स का क्या मतलब है, देखें आप इसका ऑप्शन, कलेक्ट, गैदर, क्लेम या फिर डिस्कार्ड। डिस्पर्स कहते हैं पे आउट को, यानी आप किसी चीज़ को, आप जब किसी को देते हैं ना, फंड्स देते हैं, मतलब आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्पर्स कहते हैं। इसका अपोजिट होगा क्लेम। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को मतलब आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, आप उसको विड्रॉ कराना चाहते हैं तो आप उसको क्लेम कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्बर्स का ऑपोजिट होगा क्लेम, क्योंकि डिस्बर्स का मतलब है पे आउट करना और क्लेम का मतलब है खुद रखना, तो क्लेम हम इसको करेक्ट करेंगे। फेटल का क्या मतलब होगा, देखिए फेटल का आपने अपोजिट चूज करना है। फेटल लीथल को भी कहते हैं। ठीक है, फेटल जो कि तबाह करने वाली चीज़ होती है, लीथल मार देने वाली। अब देखें फिर मॉर्टल, देखें मॉर्टल भी मतलब जो चीज़ ख़त्म हो सकती है उसको हम मॉर्टल कहते हैं। फिर लास्ट में इनक्यूरेबल,
इसी तरह फेटल, देखे फेटल वही चीज़ होती है, फेटल तो वही चीज़ होती है जो कि इनक्यूरेबल होती है। तो हम इसका एलिमिनेशन के ज़रिए भी अगर देख रहे हैं तो कंट्रैक्टिव को हम करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं, बी ऑप्शन कंट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 37 है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का जो अपोजिट मीनिंग आपने ढूंढना है। यहाँ पर देखें स्ट्रिंजेंस, काइंड, लवेबल एंड बाउंटी। तो आप देखिए बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, काइंड, लवेबल एंड बाउंटी ये सिमिलर मीनिंग्स है, तो इसका आप स्ट्रिंजेंस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं जेनरोसिटी स्ट्रिंजेंस, जो बुखल करता हो, बखील शख्स को हम स्ट्रिंज कहते हैं। इसी तरह ये स्ट्रिंजेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जनरस एक शख्स जो सखी होता है, जनरोसिटी सखावत को कहते हैं, इसका अपोजिट स्ट्रिंजेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है ब्रूटल। ब्रूटल अब देखें क्रूअल दिया है, ह्यूमैन दिया है, वायलेंट दिया है और लास्ट में सैवेज दिया है। तो ब्रूटल देखें क्रूअल, वायलेंट एंड सैवेज सिमिलर मीनिंग्स है, तो ह्यूमैन इसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39 है ब्रिस्क। ब्रिस्क बहुत तेज को कहते हैं, ठीक है ना, तो इसका अपोजिट स्लो होगा, बिल्कुल अपोजिट, डी ऑप्शन स्लो होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए आप एक्टिव, एनिमेटेड एंड एजाइल, इनका सिमिलर मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 40 है ब्रीच। ब्रीच का क्या मतलब है, तोड़ देना, ठीक है। मुआहदे की जब हम बात करते हैं उसको तोड़ना, ब्रीच द एग्रीमेंट, ठीक है। तो ब्रीच, ब्रेक, रिफ्ट एंड क्रैक, ठीक है, इनका तो सिमिलर मीनिंग है, तो हम डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, एग्रीमेंट, ठीक है। ब्रेक, रिफ्ट और क्रैक का तकरीबन सिमिलर मीनिंग होता है, ठीक है। इसके बाद है बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीजेस। याद रखें बायोलॉजी के अक्सर आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपने उनको ज़रा गौर से देखना है, उसमें मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग पोर्शन है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो सकता है क्वेश्चंस गलत हो जाए, लेकिन बायोलॉजी में आपने कोशिश करनी है कि आपने सेफ साइड पे रहना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस को सही तरह से देखेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, प्रेशर नहीं लेना आपने, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीजेस, कौन से बैक्टीरियल डिजीज हैं, आपको नजर आ रहा है, कोलेरा एंड टीबी दिया है, एड्स, माइकोसिस एंड लास्ट में एथलीट्स फुट। तो देखें कोलेरा एंड टीबी जो आपके पास है बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, सही है। एड्स, माइकोसिस एंड एथलीट्स, एड्स जो है वायरल डिजीज है, माइकोसिस फंगल डिजीज है, और लास्ट में एथलीट्स फुट भी आपके पास एक फंगल डिजीज है, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 42 है द इंप्रेशंस और द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। जो रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपली आपने पढ़ा है, इसको फॉसिल्स कहते हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम कैप्सूल्स फंक्शन इज, जो कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है बैक्टीरियम के स्ट्रक्चर में, तो आपने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है किताब में, आपको दिखाई दे रहा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जो कि आपके पास प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। कैप्सूल का फंक्शन ये होता है कि वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। सेलवाल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, सेलवाल को किसने डिस्कवर किया था, ये याद रखने वाला पॉइंट है, सेलवाल को रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स इज एक्चुअली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एनिमल सेल्स में होता है वो क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, या फिर नॉन परमिएबल होता है। तो यार इसमें ज़रा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ पर हमने तो पढ़ा है सेमी परमिएबल भी होता है और सिलेक्टिवली परमिएबल भी होता है, बल्कि डिफरेंशियली परमिएबल भी होता है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसमें हो सकता है कि कोई इस तरह आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, किसी को सेमी परमिएबल ठीक लग रहा होगा, बहरहाल हम फिलहाल इसको सेलेक्टिवली, सेमी परमिएबल भी ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल भी एक्ट करता है, सेमी परमिएबल और लास्ट में डिफरेंशियली परमिएबल भी होता है, ठीक है। इसके बाद है 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ WBC, वाइट ब्लड सेल, इनमें कौन सा नहीं है, ग्रेन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स एंड लास्ट में मोनोसाइट्स दिया गया। याद रखें, आप इनको गूगल करें या बुक्स में देख लें, रिसर्च करें इसके ऊपर, तो ये सारे आपके पास WBCs हैं। तो आप यहाँ पर कोई ग्रेनुलोसाइट्स आपके पास, सिर्फ मानोसाइट्स इस तरह सेल्स हैं जो कि ग्रेनुलोसाइट्स नहीं, ग्रेनुलोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, तो सिर्फ मानोसाइट्स ही इस तरह सेल्स हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। हालांकि बहुत WBCs आपके पास हैं जो कि जिस तरह बेसोफिल्स हो गया, यूसिनोफिल्स हो गया, ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है, तो वो WBCs हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। इसी तरह लिम्फोसाइट्स आपके पास देखो, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, सही है, ये आपके पास WBCs है। फेगोसाइट्स देखें आप, मैक्रोफेज देख लें, वो फेगोसाइटोसिस करता है, तो उसको हम फेगोसाइट्स भी कहते हैं। लास्ट में मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स जब मेच्योर हो जाते हैं तो उससे वो बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, बहरहाल जो उन्होंने की में दिया गया है वो फेगोसाइट दिया है। बाकी आप देखें
कि आपने किसको करेक्ट करना है, फेगोसाइट्स ही आप फिलहाल करेक्ट कर दें, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चूंकि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कोई है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ऑस्मोसिस विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आरबीसीज ऑफ मैन एंड फ्रॉग। फ्रॉग और मैन के आरबीसी में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो याद रखें फ्रॉग के आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, लेकिन मैन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप इस ऑप्शन को फ्रॉग आरबीसीज हैव न्यूक्लियस बट मैन डोंट हैव, इसको करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है अ प्रोकैरियोटिक सेल इज। प्रोकैरियोटिक सेल में डोंट हैव डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, हैव अ सिंगल क्रोमोसोम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, सिंगल क्रोमोसोम होता है और लास्ट में उसका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, ठीक है, तो आप इसको डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है लार्ज बोन इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में लार्ज बोन्स कौन से होते हैं, तो आपको पता है थाई बोन सबसे लेंथी होता है, ठीक है, फीमर जिसे हम कहते हैं, तो थाई बोन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है डैश इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ऑप्शन ए है गोल्जी अपरेटस, प्लास्टिड लाइसोसोम्स एंड लास्ट में RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्जी अपरेटस इस तरह स्टेक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज होते हैं और उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, तो गोल्जी अपरेटस ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 52 है फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन है, ये बिल्कुल रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2019 में भी आप इसको देख सकते हैं। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है क्रोमोप्लास्ट आर प्लांट पिगमेंट्स विच गिव डैश कलर। क्रोमोप्लास्ट कौन से कलर देते हैं, ग्रीन तो नहीं देते, वो क्लोरोप्लास्ट देता है, ठीक है, ग्रीन नो कलर, फिर कलर अदर देन ग्रीन, बिल्कुल कलर अदर देन ग्रीन जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं, ठीक है, जिस तरह रेड वगैरह कलर्स जो होते हैं, ऑरेंज कलर्स, येलो कलर्स, ये क्रोमोप्लास्ट देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स बिकॉज। जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों हम उन्हें सुसाइड बैग्स कहते हैं या सुसाइडल बैग्स कहते हैं, इट कॉजेज एनी सेल टू कमिट सुसाइड, इट इंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ, इट किल्स सराउंडिंग सेल्स इन प्लस में ऑल ऑफ द अबव होता है। अगर आप इसका ऑप्शन देख लें यहाँ पर उन्होंने जो की में दिया है उसका ए ऑप्शन करेक्ट दिया है, ठीक है, इट कॉजेज एनी सेल टू कमिट सुसाइड। हालांकि मैं इसको करेक्ट नहीं समझता, ठीक है, चूंकि आपने देखा होगा एपोप्टोसिस अगर आपने पढ़ा है, एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो हमारे हाथों की उंगलियों में स्पेसेस होते हैं, ठीक है, ये पहले बर्थ के बाद भरे होते हैं लेकिन बाद में फिर ये यहाँ पर स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो अपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम, हमारे डीएनए में इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये उन्होंने फिर लास्ट में ख़त्म हो जाना है, ठीक है, तो इट्स एंजाइम डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ में इसको करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करता हूँ। बहरहाल उन्होंने ए ऑप्शन लिखा है, ठीक है, तो आप देख लें आपने किसको करेक्ट करना है अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चूंकि उन्होंने दिया है तो टेस्ट के हद तक हम उसको ए ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो जो लाइसोसोम्स होता है जब वो एपोप्टोसिस करता है तो वो खुद को ही मार देता है, ठीक है, अपने एंजाइम्स के जरिए से, तो हम इसका बी ऑप्शन करेक्ट कंसिडर करेंगे। बहरहाल टेस्ट में आप देख लें, टेस्ट में आप की के मुताबिक ही ऑप्शंस लगाते जाएं। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन बिल्कुल आसान है, डेफिनेशन बेस्ड टिश्यूज हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज दैट प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल वेयर एज एनिमल्स डोंट हैव। बिल्कुल सही है, प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल्स में नहीं होता। बाकी ऑप्शंस आप देख लें वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल होता है और एनिमल्स में नहीं होता, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है व्हेन रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर वाटर इंटर्स द रेजिन्स बिकॉज। ये आपने टॉनिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि अगर आप कहीं पर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन को यानी हाइपरटोनिक जिसमें आर आता है, ठीक है, वो सोल्यूशन आप हाइपोटोनिक में रखते हैं, ठीक है, जिसमें ओ आता है हाइपोटोनिक, वहां पर फिर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा उससे वाटर मोशन करेगा हाइपरटोनिक की तरफ, ठीक है। अब रेजिन्स में आपके पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, अब अगर उसको प्योर वाटर में रख देंगे तो वाटर वहां से मोशन करेगा, तो हम इसका सेचुरेटेड सोल्यूशन दे। सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है, टॉनिसिटी में हमने एक चीज पढ़ी है, ठीक है, तो आप डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, रेजिन्स कंटेन सेचुरेटेड सोल्यूशन इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 58 है
ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन लेंथ इज ड्यू टू। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ है, लेकिन उसका स्टेटमेंट थोड़ा गलत था, ठीक है, इसका मैंने बताया भी था उसमें। तो यहाँ पर जब ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट लेंथ में वो इंक्रीज होते हैं तो वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से होता है, लेकिन अगर वो मोटाई में बढ़ते हैं, इंक्रीज होती है, उसका डायमीटर बढ़ता है, तो उसका फिर हम लेटरल मेरिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने लेंथ की बात की है तो लेटरल एपिकल मेरिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बन जाएगा। 59 है व्हेन एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज लेस डाइल्यूटेड देन सेल शेप। देखें यहाँ पर फिर वही टोनिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन लेस डाइल्यूटेड हो, ठीक है, सेल शेप से, तो उसको हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए याद रखें जो टोनिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज एक आपके पास रिलेटिव टर्म है, यानी आप जब कहते हैं कि ये चीज हाइपरटोनिक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक सोल्यूशन मौजूद है वो हाइपरटोनिक है। क्यों हाइपरटोनिक है? मैं असल में किसी और सराउंडिंग सोल्यूशन के लिहाज से बात कर रहा हूं कि उस सोल्यूशन के मुकाबिल में ये मेरे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन मौजूद है, सही है। तो यहां पर अगर आप सेलसेप को लेस डाइल्यूटेड सोल्यूशन में रखेंगे तो वो जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है वो आपके पास हाइपोटोनिक होगा, बी ऑप्शन हाइपोटोनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज डेड एंड हार्ड ड्यू टू द डिपॉजिट्स ऑफ। जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो डेड भी होता है और हार्ड भी होता है, किसकी वजह से? तो सबको पता है, लिग्निन, आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में, फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में, लिग्निन की वजह से स्क्लेरेन्काइमा डेड भी होता है और हार्ड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है जाइलम कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम में क्या क्या होता है? सीयू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे पास फ्लोएम में होते हैं, ठीक है। ट्रेकीड्स एंड सीयू ट्यूब्स नहीं हो सकते क्योंकि सीयू ट्यूब्स जो है वो आपके पास फ्लोएम का हिस्सा है, ठीक है। ट्रेकीड्स एंड वेसल एलिमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, ट्रेकीड्स एंड वेसल एलिमेंट्स जाइलम रखता है, ठीक है, इसको आप सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। फ्लोएम कंटेन्स, फ्लोएम में क्या होता है? सीयू ट्यूब्स होते हैं, ट्रिकीड्स होते हैं या वेसल्स, ऑल दिया गया तो फ्लोएम में सीयू ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 63 है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ वुंड्स। हीलिंग ऑफ वुंड, इसको हम वुंड्स पढ़ते हैं, ठीक है, वुंड्स नहीं पढ़ेंगे, वुंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल डिवीजन में कौन सी टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है? तो जब आपके पास हीलिंग ऑफ वुंड्स हो रही होती है तो उसमें माइटोसिस होती है, ठीक है, माइटोसिस इसमें डिवीजन होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास जो बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, उन सेल्स में डिवीजन हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड इसोफेगस आर कवर्ड विद। ये भी देखें वही क्वेश्चन रिपीट हुआ पड़ा है जिस क्वेश्चन 2019 के पेपर से, तो इसका स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है, जो माउथ एंड इसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ठीक है, आपको बुक्स में इसका स्टेटमेंट भी नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम। फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज प्रोफेज, ठीक है, ऑप्शन बी प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट है। इसी तरह ये भी बिल्कुल रिपीटेड, सेम टू सेम, टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, बोन टू बोन, मसल टू बोन, मसल टू मसल एंड लास्ट में नन ऑफ दिस। तो मसल टू बोन कनेक्शन में टेंडन्स का रोल होता है, ठीक है, हम इसको बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज, पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, 2 होता है, ठीक है। 68 है व्हाट डज क्लोरोफिल डू। क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब्स लाइट करता है, कंडक्ट वाटर, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, मेक्स फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल जो होता है वो एब्जॉर्ब लाइट करता है, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है स्ट्राइटेड मसल्स आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं, ठीक है, उसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। और ऑल्सो वॉलंटरी मसल्स, वो वॉलंटरी होते हैं, बिल्कुल स्केलेटल मसल्स हमारे पास वॉलंटरी हैं, लेकिन याद रखें जो स्ट्राइटेड हैं हमारे पास कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड हैं, ठीक है। हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स, ये बिल्कुल हैव डार्क लाइट बैंड्स होते हैं, इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स। और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन हियर। क्वेश्चन नंबर 70 है डेंड्राइट्स आर। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स इन अ न्यूरॉन, न्यूरॉन में शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आगे ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसमिटिंग पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, ट्रांसमिटिंग पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन को हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। लास्ट में मसल टिश्यू है तो हो ही नहीं सकता, ये पता नहीं किस तरह के ऑप्शन डाल दिए उन्होंने, चलो ये हमारे लिए फायदा ही, ठीक है। लास्ट में एन एडेसिव टू बाइंड एनिमल सेल्स, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 71 है हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ, सिंपली थ्रू स्टोमेटा, ठीक है।
एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एक्ट्स एज इंसुलेटर टू द बॉडी, फाउंड बिलो स्किन एंड बिटवीन ऑर्गन्स, बिल्कुल ऑर्गन के बीच में भी होते हैं एडिपोज टिश्यू और स्किन के बिलो भी होते हैं, ठीक है ना। सी है इज फेट स्ट्रॉन्ग टिश्यूज, ठीक है, ये फेट और स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबाउट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बिल्कुल। 73 है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर ऑफ द सेल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है? अब ये सवाल एमडी कैट में भी आया था, यहाँ पर जिन्होंने क्वेटा में टेस्ट दिया था उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था एमडी कैट में, बिल्कुल यही वर्ड्स भी यही थे और इसके ऑप्शंस भी यही थे। लेकिन याद रखें बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड नर्व ऑल और कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम एफएससी लेवल की बात करें, यहाँ पर हमारे बुक्स में शायद लिखा हो या ना लिखा हो, चूंकि आपको पता है सिस्टम को हमने फॉलो ही करना होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, नर्व को यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि नर्व भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसको आपने कॉन्सेप्ट में याद रखना है, ठीक है। चारों के चारों आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लेकिन चूंकि आपने आपको पता होगा कि अक्सर इस तरह हो जाता है क्वेश्चंस, आपने फिर उन्हीं के साथ ही जाना होता है, तो आपने नर्व को फिलहाल करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 75 है वी नीड फूड फॉर, हम फूड किस लिए खाते हैं, हम फूड हमारे लिए ज़रूरत क्यों है उसकी? तो एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी। तो इसी एनर्जी से फिर हम खुद को सपोर्ट भी दे सकते हैं, उसी एनर्जी से हम खुद की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 76 है द टफ क्लियर कवरिंग ओवर आइरिस एंड प्यूपिल दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द आई, ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू रिपीटेड है, तो इसका कॉर्निया आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन कॉर्निया। 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉम्बिनेशन इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस इनमें से कौन से डिजीज कॉम्बिनेशन को कॉज करता है? तो आप देख लेंगे इन्फ्लुएंजा, डेंगू एंड एड्स, बिल्कुल यही है, एड्स भी आपके पास वायरल डिजीज है, डेंगू भी है और लास्ट में इन्फ्लुएंजा भी है, तो आप इसको ए ऑप्शन को आप करेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। 29 है विच ऑफ द डिजीजेस इज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कंटैक्ट, जो फिजिकल कांटेक्ट से क्या मतलब नहीं फैलता, ठीक है, साइफिलिस या एड्स, बोथ एंड बी और लास्ट में नाइदर ए नॉर बी। तो नॉट स्प्रेड की बात करें तो दोनों कैजुअल कांटेक्ट से फैल जाते हैं, तो नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। एड्स तो पता भी है, साइफिलिस भी कांटेक्ट से फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है स्पीशी फैमिली और अदर लार्जर ग्रुप हैविंग नो लिविंग मेंबर्स, जिसके लिविंग मेंबर्स होते ही नहीं उनको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, ठीक है। इवन है द फंडामेंटल, ये फिजिक्स स्टार्ट होता है, द फंडामेंटल यूनिट विच हैज सेम पावर इन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसका आपको पता है मास है, ठीक है। 82 है प्लैंक्स कांस्टेंट हैज डायमेंशंस ऑफ, प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या डायमेंशंस होते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन उसी तरह है जिस तरह एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है, आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा, न्यूटन सेकेंड्स से है, ठीक है। इसके बाद है 83 द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर, ठीक है। तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व किया था, बहरहाल मैंने स्लाइड्स में डाला नहीं है, खैर आप इसको फिलहाल इग्नोर कर दे, ठीक है। तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद मीटर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मोमेंट आर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन ए अगर आप देख रहे हैं तो मास एल स्क्वायर पर टाइम का जो है स्क्वायर में माइनस टू है, ठीक है। तो आप इसका ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखें तो ए ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। 84 है इफ नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर देन ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। यहाँ पर आप ए वेक्टर्स के सिंबल्स डाल दें, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसके ऊपर वेक्टर्स के सिंबल्स ड्रॉ कर सकूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा था, बहरहाल आप उसको फिलहाल इग्नोर कर दें। याद रखें फिजिक्स के मुताबिक इस तरह लिखना गलत होगा बिल्कुल, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आप मजबूरी है, आप इसको प्लीज़ इग्नोर कर दें। तो ए एंड बी जब पैरेलल होते हैं तो आपके पास ए डॉट बी जो होता है वो ए बी के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है ए बी जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो ए बी कॉस थीटा बनता है, जब थीटा में जीरो का होता है तो थीटा जीरो, जब कॉस जीरो आप 1 बराबर आ जाएगा तो ए डॉट बी आपके पास ए बी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 85 है द हाइट ऑफ अ टावर इज अबाउट डैश व्हेन बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर रीचिंग द ग्राउंड इन 4 सेकंड्स। देखिए आप इसमें सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं बहुत नीचे आ गया, मैं ज़रा इसको अपनी जगह पर ले लेता हूँ। हम क्वेश्चन नंबर
85 पे थी, ठीक है। इसमें आप सेकंड इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपके पास पता है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वी आई टी जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप की बात करें, हमने पहले भी डिस्कस किया, जब ड्रॉप की बात करते हैं तो हम वी आई को जीरो लेते हैं। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर में, हाफ जी टी स्क्वायर में तो टी 4 सेकंड दिया गया है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। हाफ जी 5 आ जाएगा, 16 5 80 बन जाएगा, ठीक है। 16 5 आर 80, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 80 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है, ठीक है। बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड, शायद अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर फंस जाए, लेकिन याद रखें करेक्ट है बिल्कुल, ये गलत नहीं है। बॉडी के पास जीरो वेलोसिटी हो सकती है लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेशन में होगी। देखिए लेट्स सपोज आप एक बाल को ऊपर उछालते हैं, ठीक है, लास्ट पॉइंट पे वो आपके पास पता है लास्ट पॉइंट पे वी एफ जो होता है वो हमारे पास जीरो बन जाती है, तो उस टाइम भी उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 ही होता है, लेकिन वो रेस्ट पे होता है, जीरो वेलोसिटी उसकी। तो इस तरह केस आपके पास हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव अ वेरिएंग स्पीड, इस तरह नहीं हो सकता। एक कांस्टेंट स्पीड या तो कांस्टेंट स्पीड होगी या वेरिएबल, दोनों किस तरह हो सकती है। हाँ ये हो सकता था कि वो कांस्टेंट स्पीड की बात करता और वेरिएबल वेलोसिटी, इस तरह थर्ड ऑप्शन दिया है अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ये बिल्कुल हो सकता है। देखें हम सर्कुलर मोशन में देख लें, स्पीड आपके पास कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रहा होता है, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट का मतलब ये कि इस स्टेटमेंट के हवाले से ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो नॉट ट्रू की बात कर रहा है, हालांकि ये स्टेटमेंट खुद गलत है, ठीक है। आपने इसको कंसिडर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, आपको पता है 1/4 ऑफ द लैम्डा होता है, ठीक है। क्योंकि नोड और नोड में हाफ लैम्डा होता है, तो नोड और एंटी नोड में 1/4 लैम्डा होगा। Mechanical waves on surface of liquid are transverse, longitudinal, torsional, both transverse and longitudinal. Mechanical waves on the surface of liquids, liquids के surface में आपके पास transverse waves बनते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस पी, एफ क्रॉस आर या पी क्रॉस आर। तो टॉर्क जो है वो आर क्रॉस एफ होता है, ये याद रखें। आपने इस तरह नहीं करना कि एफ क्रॉस आर को करेक्ट करें, सी ऑप्शन, ठीक है। जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें मैंने वेक्टर्स के सिंबल नहीं ड्रॉ किए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें, मैं उसको लिख ही नहीं पा रहा था। तो आर क्रॉस एफ जो है वो सही होगा, एफ क्रॉस आर गलत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एंटाई कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। आप अगर आर क्रॉस एफ करेंगे वो नेगेटिव ऑफ एफ क्रॉस आर बन जाएगा, सही है, इसको आप प्लीज अंडरस्टैंड कर दें, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। उसके बाद है 90 विच इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या है, 0.01 ग्राम, 2 mg, 100 माइक्रोग्राम एंड 5000 नैनोग्राम। तो आप इसका सबको ग्राम में कन्वर्ट करें या किसी भी एक सिमिलर या mg में कन्वर्ट करें सबको, तो आपको पता चल जाएगा कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, 5000 नैनोग्राम। A body has translatory motion if it moves along a straight line, सिंपल है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जब वो मोशन करता है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फिर है a ball is thrown vertically upwards, its velocity at highest point is, जीरो हो जाती है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा डी, ठीक है ना, यानी नेगेटिव उसका जब लेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। इसका फार्मूला आपने सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट में आई थिंक पढ़ा है, उसका आप देख लें। चूंकि हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू ई डी, फिर वो फार्मूला बन जाता है, लेकिन डेल्टा वी बाई डेल्टा डी जो होता है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में क्या ग्रेडियंट आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो उसका जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है। 94 है द पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज ऑफ, पोटेंशियोमीटर क्यों एक एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये इस वजह से एक्यूरेट है क्योंकि उसकी जो है वो ड्रॉ ही नहीं करता, करंट को ड्रॉ बहुत ज्यादा कम, लेकिन आप इस तरह समझे कि बिल्कुल करता ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का आप कंस्ट्रक्शन देखें उसमें करंट ड्रॉ ही नहीं होती, ठीक है। इस वजह से वो आपके पास करेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। इट हैज लो रेजिस्टेंस, नहीं लो रेजिस्टेंस होता तो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, उसकी वजह से पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाता है। इट ड्रॉज मैक्सिमम करंट, बिल्कुल नहीं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला होता है, ठीक है ना, ऐसा यूनिट हम अगर बात करें, लेकिन गॉस भी होता है, आप इसमें बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे क्योंकि टेस्ला इसका जो है ये इसका ऐसा यूनिट है। इसी तरह और यूनिट्स भी हैं, आप उसकी बात नहीं करेंगे, आप टेस्ला को करेक्ट करेंगे। 96 है एज मोटर स्पीड्स अप द वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ, जब मोटर स्पीड्स अप होती है तो उसका फ्रिक्शन लॉस होता है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, फिर लास्ट में बैक ईएमएफ इंक्रीजेस, फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आप क्वेश्चन का आंसर देख लें तो इसका आपको दिया गया है ऑल ऑफ द अबव में लिखा गया है, जो की दिया गया है, लेकिन आपने उसके बिलीव नहीं करना, आपने थोड़ा खुद भी सोचना है। जो
करंट डिक्रीज होता है, इसमें आपके पास बैक ईएमएफ इंक्रीज करता है, ठीक है। इस तरह अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जो रेजिस्टेंस है वो आप इस तरह समझे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, वो लेंथ, टेम्परेचर और क्या नाम है मोटाई, डायमीटर के ऊपर डिपेंड करती है, वो नेचर है सिंपली। मतलब अब लेट सपोज आप आयरन का एक बड़ा सा तार लेंगे, एक छोटा तार लेंगे, तो बड़े वाले तार की यानी जो लेंथ में बड़ा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह नहीं है कि वो जब आप स्पीड अप करते हैं मोटर की तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, इस तरह नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं करेंगे आप, सी ऑप्शन। अब अक्सर स्टूडेंट्स होंगे उनमें की में देखा होगा ऑल ऑफ द अबव, लेकिन वो गलत है, ठीक है। बैक ईएमएफ इंक्रीज होता है, ठीक है। ये कभी कभी गलती हो जाती है किसी के टेस्ट में, जब की आती है वो गलत, लेकिन गलत आ जाती है, लेकिन वो फिर बाद में उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो शायद उन्होंने रेक्टिफाई किया उसको, लेकिन हमें अभी तक उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला हो। लेकिन आपने याद रखना है ये बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बैक ईएमएफ इंक्रीज होती है, ठीक है, जब आपके पास मोटर की स्पीड, मोटर जब स्पीड अप कर जाता है। इसी तरह 97 है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट किस तरह है, हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, टॉर्क, मोमेंटम एंड लास्ट में एंगुलर मोमेंटम। तो अभी तक हमने पिछले में भी पढ़ा, 2019 में भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। डिफ्लेक्टिंग कपल इन गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय, बिल्कुल सिंपल है, NAIB। अक्सर स्टूडेंट ने इसको याद किया होता है नायब के जरिए से, ठीक है, NAIB, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, I इज द करंट एंड B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। एन इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन, ये देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है विद द सेम ऑप्शंस। तो इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लास्ट में एल्यूमिनियम इज अ डैश। एल्यूमिनियम क्या है, फोटो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, एक्सेलेंट कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है। तो एल्यूमिनियम आपके पास एक एक्सेलेंट कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पास पेपर 2018 ख़त्म होता है। मैं अपना 100% कोशिश करूँगा कि एक और पास पेपर या फिर दो हम कर ले, ठीक है। ये टाइपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी टाइपिंग इतनी नहीं है अच्छी कि मैं उसको, मतलब मुझे टाइप करने में तकरीबन, आज मैं सुबह बैठा तो अभी घंटा पहले मैंने उसको टाइपिंग ख़त्म हुई है, ठीक है। क्वेश्चन टाइप करने में मुझे इतना टाइम लगा है। बहरहाल मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके कि मैं उसको वीडियो अपलोड कर दूं उसके बारे में, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो उसमें फिर सबका फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।